वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है नाउ हेयर, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है और ये एक सर्वाइवल मूवी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी कहानी आपको काफी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें रेडियो पर ये बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की काफी कमी हो चुकी है। शहर में खाने के सामान की किल्लत बढ़ती जा रही थी और इसीलिए उन्होंने शहर के सारे बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का फैसला लिया ताकि और ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ सके। और फिर उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जो कि बहुत से लोगों को शहर से दूर इस जगह पर लेकर आया था। और उन्हीं लोगों में से एक कपल था जिसमें वाइफ का नाम मिया था और हस्बैंड का नाम निकू। इन सबको अब एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। कंटेनर के अंदर ही एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट खाने के सामान की किल्लत की वजह से प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चों को मार रही है। ये सुनकर मिया काफी डर जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। और ये सुनकर नीकू उसे हौसला देता है कि चिंता मत करो, हम कुछ ही घंटों बाद इस शहर से काफी दूर होंगे। वो उससे काफी बातें करता है और उसे एक चॉकलेट देता है और उसे बोलता है कि ये तुम जब खाना जब हम किसी सेफ प्लेस पर यानी कि किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और यही हमें पता चलता है कि इन दोनों की पहले एक बेटी थी जिसे यहाँ की गवर्नमेंट ने मार दिया था। सडनली दरवाजा बजने लगता है और वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे जो कि दरवाजे को खोलकर उसके अंदर बहुत सारे लोगों को डाल देते हैं। लेकिन फिर कुछ पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं कि इस कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, इसलिए हमने दूसरा कंटेनर मंगवाया है और इनमें से आधे लोगों को निकालकर दूसरे वाले कंटेनर में डाल दो। उन लोगों ने नीकू को भी दूसरे कंटेनर में डाल दिया था गन पॉइंट पर लेकर और इसी वजह से नीकू और मिया दोनों अलग हो गए। इसके बाद मिया के पास नीकू की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं और इस जर्नी में तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना और आसपास किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगा था। रास्ते में वो देखती है कि यहाँ की पुलिस प्रेग्नेंट औरतों को इकट्ठा करके मार रही है। वो काफी डर तो गई थी मगर कुछ ही देर बाद उनके कंटेनर को भी रोक लिया जाता है और कुछ पुलिस वाले कंटेनर को खोलकर उसके अंदर आते हैं चेकिंग के लिए। लेकिन उस कंटेनर के अंदर छुपने के लिए खुफिया जगह बनी हुई थी। सारे लोग उन जगहों में छिपे हुए थे। वो ऑफिसर जब फायरिंग करके देखता है तो उसे पता चल गया था कि इसके अंदर काफी सारी छुपने की जगह है। उन्हें बोलता है कि या तो तुम अपनी मर्जी से बाहर आ जाओ वरना अगर मैं ढूंढूंगा तो तुम सबका बुरा हाल करूंगा। ये सुनकर मिया डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है एक छोटी सी खुफिया जगह पे और इसके बाद सभी लोग सरेंडर कर देते हैं और वो ऑफिसर सबको गोली मार देता है। वो एक एक करके सभी लोगों को मारने के बाद दूसरे वाले ऑफिसर को ये हुक्म देता है कि लाशों को ठिकाने लगा दो और इसके बाद इस कंटेनर को शिप के ऊपर लोड कर दो। और उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर छुप गई थी उनके जाने के बाद वो नीचे आती है और इसके बाद नीकू को कॉल करती है। लेकिन नीकू का फोन तो स्विच ऑफ आता है जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। और इसके बाद वो मरे हुए लोगों के बैग में से सामान इकट्ठा करने लगती है जैसे कि ड्रिल मशीन, लाइटर, चाकू और भी बहुत कुछ। मिया के कंटेनर को शिप के अंदर रख दिया गया था और फिर शिप चलने लगती है। लेकिन रात को वहाँ पर समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया था और वो कंटेनर जिसके अंदर की मिया होती है वो बहुत जोर से हिल रहा था। इतनी जोर से हिल रहा था कि मिया का सर एक डब्बे से जा टकराता है जिस वजह से वो फौरन बेहोश हो जाती है। और जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर तो समुद्र के बीचों बीच मौजूद है और वो होल से देखती है कि बाकी सभी कंटेनर भी समुद्र में तैर रहे थे और वो कंटेनर जिसके अंदर की मीकू था वो डूब रहा था और हादसे में उसका फोन भी टूट चुका था। वो सुनती है कि आसपास के कंटेनर से आवाजें आ रही है। सभी लोग जो कि कंटेनर के अंदर थे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मिया देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर जिसमें मीकू था वो डूब गया है और इस बात से वो बहुत टूट जाती है। वो सोचती है कि मीकू ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी और वो सुसाइड करने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो मरने का इरादा बदल देती है। और अब उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया था। वो ये सोच रही थी कि अब जल्द ही इस दुनिया में उसका और नीकू का बच्चा आने वाला है और ये सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। और इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसका कंटेनर तो डूब रहा है। उसके अंदर लगातार पानी भरता जा
रहा था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। इसके बाद मिया कंटेनर में रखे हुए बॉक्सेस को खोलने लगती है जिसके अंदर की उसे काफी सारा सामान मिलता है और उसी सामान का इस्तेमाल करके अब वो कंटेनर के अंदर जो होल थे उन्हें बंद करने लगती है ताकि वहाँ से पानी ना भर सके और उसने अपनी जरूरत का सारा सामान वहाँ ढूंढ लिया था। अगले दिन उसके पास टिंकू की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे बताती है कि नीकू मैं समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई हूँ, कुछ भी करके मुझे यहाँ से ले जाओ। नीकू उसका हौसला बढ़ाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और तुम अपना ख्याल रखना। हम पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बच्ची को खो चुके हैं और अब मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता। नीकू से बात करने के बाद मिया को थोड़ा अच्छा फील होता है और अब उसमें जीने की थोड़ी और उम्मीद जाग जाती है। अब वो उस कंटेनर में खाने का सामान ढूंढने लगती है और उसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से कर रही थी, लेकिन एक दिन फिर समुद्र में तूफान आ जाता है और तभी मिया को दर्द महसूस होने लगता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही समुद्र के बीचों बीच इस दुनिया में जन्म लेता है और उसने बहुत मुश्किल से इस दर्द को बर्दाश्त किया। मिया को बेटी हुई थी और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी का वो काफी ख्याल रखती है और धीरे धीरे वो भी अब ठीक होने लगी थी, मगर अब उसके पास जो खाने का सामान था वो खत्म होता जा रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर कब तक वो इसी कंटेनर में कैद रहेगी। तभी उसे उसके सामने एक ड्रिल मशीन दिखती है जिसका इस्तेमाल करके वो कंटेनर की छत में रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बेटी रोने लगती है और वो अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से वो अपना रास्ता बनाने का काम शुरू करती है, लेकिन जल्द ही ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद उसे एक चाकू दिखता है जिसका यूज करके वो रास्ते को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाकू भी टूट जाता है। हताश होकर वो बैठ जाती है और अब उसके पास ना खाने को खाना बचा था और ना ही पीने का पानी और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मिया को उसकी वो बेटी नजर आ रही थी जिसे कि गवर्नमेंट ने मार दिया था और तभी मिया को अपने फेस पर बारिश के पानी की बूंदें फील होती है और इससे उसे होश आ गया था। अब वो देखती है कि पास में कपड़ा पड़ा हुआ है और उसका यूज करके उस रास्ते को खोल लेती है जिसे कि उसने ड्रिल मशीन और चाकू से बनाया था और इसके बाद बारिश के पानी की बूंदों को इकट्ठा करती है और उस रास्ते से होकर अब वो कंटेनर की छत पर आती है। वो देखती है कि आसपास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं है, जहाँ देखो वही समुंदर। और अब वो अपनी बेटी को भी छत पर लेकर आती है और उसे आसमान और समुंदर दिखाती है और उसे बोलती है कि एक दिन हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। मिया को वहाँ पानी में कुछ मछलियाँ दिखती है और उसे अब एक आइडिया आता है। वो एक कांटा बनाती है जिससे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ तो एक भी मछली नहीं लगती। मिया को वहाँ अब एक प्लेन दिखाई पड़ता है और वो फौरन कंटेनर के अंदर जाकर वहाँ से एक शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि उसके रिफ्लेक्शन से वो प्लेन को सिग्नल दे सके, मगर जल्दी जल्दी में उसके पैर पर कंटेनर का एक टुकड़ा लग जाता है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। मगर फिर भी वो शीशे के टुकड़े से रिफ्लेक्शन डालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और प्लेन वहाँ से जा चुका था। कंटेनर के अंदर आकर मिया अपने घावों को सीलती है और अब उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर काफी सारे पड़े हुए ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके पूरी रात जागकर एक नेट बनाती है और फिर उस नेट से वो मछलियाँ पकड़ पाती है। ऐसा वो हर रोज करने लगी। वो उस नेट से मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती और उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़कर अपने पास रखे हुए डब्बों में भी बंद कर लिया था और वो हर रोज प्लास्टिक के डब्बों में अपना नंबर लिखकर समुद्र में फेंक देती थी ताकि कोई उसे देखे और उसके मदद के लिए आ जाए। एक दिन उसे नीकू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मिया मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे एक गोली भी लगी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। मिया उसे बताती है कि नीकू हमारी बेटी हुई है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है और वो उसे उसकी बेटी की आवाज भी सुनाती है, लेकिन तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर गए थे। उसके पास जितना भी सामान था उसने सब इस्तेमाल कर लिया था और अब उसने डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाई थी जिसके अंदर की वो अपनी बेटी को लेटा देती थी और फिर खुद मछलियाँ पकड़ती थी। एक रोज मिया को वहाँ पर एक पंछी नजर आता है और वो सोचती है कि शायद आसपास कोई जमीन का टुकड़ा हो। इसके बाद रात हो जाती है और रात को मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो अपनी बच्ची को लेकर कंटेनर की छत पर आ जाती है,
लेकिन उसकी बड़ी बेटी का फोटो तो कंटेनर के अंदर ही रह गया था, जिसे लेने के लिए वो दोबारा से अंदर जाती है, मगर यहाँ उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिससे वो ऊपर ही नहीं आ पाती और उसकी छोटी बेटी की जो कश्ती थी वो पानी में बह जाती है। कुछ देर बाद वो ऊपर आ ही जाती है, लेकिन अपनी बच्ची को ना पाकर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी थी। उसकी बच्ची जो कि समुद्र में तैर रही थी, उसके पास एक व्हेल मछली आती है जो कि उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरा देती है और इससे बच्ची रोने लगी थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अब मिया उसे ढूंढने लगी थी और वो तैरकर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है। उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ और असल में तो तुमने ही मुझे बचाया है। और फिर वो कश्ती का सहारा लेकर ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है, क्योंकि उसने उस छोटी कश्ती के चारों ओर डब्बे बांधे हुए थे। इसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि हमने वो सब कुछ किया जो कि हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं बच पाए तो इसमें ना तुम्हारी गलती ना मेरी। और ये मूवी का काफी सैड सीन होता है। इसके बाद वो आसमान में कुछ पक्षियों को देखती है और फिर डब्बों में से मछलियां निकालकर उन पक्षियों को फेंक देती है। मछलियां खाने के लिए उनकी कश्ती के पास बहुत सारे पक्षी जमा हो गए थे। अब हम दूर एक शिप को देखते हैं जिसके अंदर की एक लड़की बैठी हुई थी और वो उन पक्षियों को वहाँ पर मंडराते हुए देख रही थी। अपने पापा से कहती है कि वहाँ जाकर हमें देखना होगा कि ऐसा क्या है जो इतने पक्षी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ मिया की बेटी मिलती है और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि बीच समुद्र में इतनी प्यारी बच्ची क्या कर रही है। और तभी उन्हें कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है और जब वो लड़की उसे खींचती है तो पानी में से मिया बाहर आती है। दरअसल मिया ने उस रस्सी को अपने हाथ से बांधा हुआ था। वो लड़की मिया की जान बचाने की काफी कोशिशें करती है, मगर मिया की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी इतनी देर पानी में रहने की वजह से। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनती है तो होश में आ ही जाती है। मिया उस लड़की से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो लड़की मिया की गोद में उसकी बेटी देती है और उसके डैड उसके लिए मेडिकल हेल्प भी बुला रहे थे। मिया उन लोगों को देखकर काफी खुश होती है कि आखिरकार किसी ने मेरी जान बचा ली और फाइनली एक नई जिंदगी पाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको समझ में आया हो कि 32 दिन तक कौन सी कंपनी के मोबाइल में बैटरी रहती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।